वेल नो। ओके, तो आज हम ले रहे हैं फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस एक ट्रेडिशनल ब्रांच है, कुछ भी नया नहीं है। फ्रॉम टाइम्स मेमोरियल ऑल जनरल इंश्योरेंस कंपनीज आर डूइंग दिस बिजनेस। शुरू से ही सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज फायर इंश्योरेंस करती रही, लेकिन जो डेवलपमेंट हुआ वो 21 में हुआ। 1 अप्रैल 2021 को जब IRDA ने 3 नए फायर इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किए और वो तीनों मैंडेटरी कर दिए गए इंडिया की सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए, क्योंकि वो तीनों ही प्रोडक्ट IRDA ने खुद डिज़ाइन किए थे। अब ये एक स्टेप इस डायरेक्शन में भी था कि प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइज किया जाए, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस। यूनिफॉर्म बेसिस पर सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां एक ही तरीके का प्रोडक्ट बेचेंगी तो कंपटीशन प्रमोट होगा, क्योंकि कंपटीशन रेट्स पर है, प्रोडक्ट्स पर नहीं। और अगर प्रोडक्ट्स में एडिशन डिलीशन करने हैं तो न्यू एड ऑन अप्रूव करने का राइट सारी कंपनी को दिया कि जो भी कंपनी जितना भी एड ऑन कवर अप्रूव कराना चाहे IRDA को सबमिट करता है और अप्रूव कर देगा। तो फायर इंश्योरेंस को इम्प्रोवाइज किया गया 2021 में, और ये इम्प्रोवाइजेशन एब्सोल्युटली इन द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर, यानी कि जितने भी डिसीजंस लिए गए दे वर ऑल इन फेवर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि इंश्योरेंस को अगर प्रमोट करना है तो प्रोडक्ट्स को इतना लचीला बनाना पड़ेगा, इतना फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, इतना सिंपल बनाना पड़ेगा कि कस्टमर को समझ आ जाए। अब फायर एक ऐसा जेनरिक प्रोडक्ट है जिसको कि हर चीज़ के साथ चाहिए, हर कमर्शियल एंटिटी को चाहिए, चाहे वो दुकानदार हो, माइक्रो इंडस्ट्री हो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हो, कॉरपोरेट हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, होटल एंड रेस्टोरेंट हो, कोई बिल्डिंग हो, सभी कमर्शियल एंटिटीज को चाहिए, सभी रेजिडेंशियल हाउसेज को चाहिए। अब प्रोडक्ट को पॉपुलर करने के 2 ही तरीके हैं, या तो प्रोडक्ट क्वालिटी कस्टमर के लिए फेवरेबल बने, या प्रोडक्ट के प्रीमियम रेट कस्टमर के लिए फेवरेबल बने। अब प्रीमियम रेट क्योंकि मार्केट डिटरमिन्ड है तो IRDA ने सारा डिस्क्रिप्शन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज पर छोड़ दिया कि आप जो चाहें रेट लें, क्योंकि मार्केट कंपटीशन के हिसाब से आप कितना भी डिटेल डिस्काउंट दे सकते हैं। दिस डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू मेक डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर बैलेंस शीट। इसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा? आपके बैलेंस शीट पर। तो आप जो मर्जी रेट लगा सकते हैं, ये आपका डिसीजन। लेकिन दूसरे स्टेप के प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करने के लिए पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट में फेवरेबल डिसीजन लिया, वो काम जनरल इंश्योरेंस कंपनियां नहीं कर पा रही थी, और कर रही थी तो उनकी कोई सिमेट्री नहीं थी, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। इसलिए ये काम IRDA ने किया और उसको मैंडेटरी सभी कंपनियों पर लागू कर दिया। अब ये 2 प्रोडक्ट कमर्शियल यूनिट्स के लिए निकाले गए, हमारे शुद्ध मतलब, और दोनों को सम इंश्योर्ड के पैरामीटर के हिसाब से मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। और फायर इतना पुराना प्रोडक्ट है, फायर की पॉलिसी पॉपुलर हुई थी जब द ग्रेट फायर ऑफ लंदन हुई थी। द ग्रेट फायर ऑफ लंदन हुई थी संडे 2 सितंबर से लेकर के वेडनेसडे 5 सितंबर 1966। और उसमें यह हुआ था कि लंदन सिटी की इनसाइड ओल्ड रोमन सिटी वॉल्स पूरी तरीके से डैमेज हो गई, गटेड हो गई थी, बिल्कुल तहस नहस हो गई।
ख़त्म हो, जिनमें 13,200 मकान, 87 चर्चेज, सिटी की बिल्डिंग्स और लगभग 70,000 फैमिलीज, 80,000 इनहेबिटेंट्स रहने वाले दरबार के, ये सब अफेक्टेड हुए। ये हुआ था 1966 में। तब से लेकर के फायर की अवेयरनेस इतनी बढ़ गई मार्केट में कि फायर की इंश्योरेंस की पॉलिसी सभी को चाहिए आज, और हर चीज़ के साथ चाहिए। हर चीज़ के साथ कहने का मतलब ये है कि आप मकान का बीमा करा रहे हैं, दुकान का बीमा करा रहे हैं, कॉलेज का बीमा करा रहे हैं, बिल्डिंग का बीमा करा रहे हैं, फर्नीचर का बीमा करा रहे हैं, सभी के साथ चाहिए। इसका ऑप्शन यही है कि ये पॉलिसी लेकर के अपने सारे प्रॉपर्टी के पोजीशंस को सिक्योर करिए। और जब आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं, खासतौर से फायर की लेते हैं, तो इंश्योरेंस के सारे बेसिक प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। और आप जानते हैं इंश्योरेंस के बेसिक प्रिंसिपल्स में जिनके बेसिस पर इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट खड़ा होता है, 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। बेसिक प्रिंसिपल्स तो 4 ही हैं, चौथे इंडेमनिटी की 2 कॉरोलरी हैं, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। ये सब इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट पर एप्लीकेबल है। इनमें से अगर एक भी मिसिंग है तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। प्रॉक्सिमेट कॉज एक ऐसी सिचुएशन है जो कि क्लेम के टाइम पे काम करती है, इंश्योरेंस के टाइम पे नहीं, यानी प्रपोजल के टाइम पे। लेकिन प्रिंसिपल सारे एप्लीकेबल होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का भी यही पोजीशन है कि अगर लॉस होता है तो किसको क्लेम मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा। All principles are similarly applicable to fire insurance. फायर इंश्योरेंस किसका होता है? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, एसेसरीज, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग्स, गुड्स like raw materials, semi-finished goods in open or in warehouses or stores, pipelines present inside as well as outside. They are all subject matter of fire insurance. फायर कहते किसको है ये समझ नहीं, क्योंकि फायर से अगर कोई लॉस होता है तो इस पॉलिसी में जितना भी लॉस हुआ है, जिस आइटम को भी हुआ है, चाहे वो बिल्डिंग है, मशीनरी है, मर्केंडाइज है, फर्नीचर है, या अदर कोई भी पर्सनल आइटम है, तो उसको अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लॉस को पे कर दिया जाता है। ये फायर इंश्योरेंस है। लेकिन फायर है क्या? फायर मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ लाइट एंड हीट बाई कंबशन और बर्निंग। क्या मतलब हुआ इसका? प्रोडक्शन ऑफ लाइट एंड हीट बाई combustion or burning. There is said to be fire within the meaning of the insurance when actual ignition is there, fire is purely accidental in origin, and there must be something on fire which ought not to be. इसका मतलब ये है कि फायर एक ऐसी चीज़ है जिसमें हीट और लाइट या बर्निंग या कंबशन, ये सभी चीज़ें रोल प्ले करती हैं, और इग्निशन भी होना जरूरी है। हालांकि ये डेफिनेशन अब चेंज कर दी गई है। किसी ऐसी चीज़ को आग लगना जो कि भी इंश्योर्ड है और आग लगनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर आग से नुकसान हो गया है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी। और ये आग का लगना प्योरली एक्सीडेंटल होना चाहिए, फॉर्चुनस होना चाहिए, यानी आकस्मिक होना चाहिए। अगर इंटेंशनल है, डेलिबरेट है,
तो क्लेम पे नहीं। फायर का जो हजार्ड है उसके मायने है कि ये सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस ऑफ रैपिड ऑक्सीडाइजेशन। कोई भी चीज़ फायर के लिए फ्यूल बन जाती है, जिस आइटम में भी फायर लगे, और वो फ्यूल जलेगा, उसको जैसे जैसे ऑक्सीजन मिलेगी, जैसे जैसे टेम्परेचर मिलता जाएगा वो जलता जाएगा। कैसे कि कोई भी आइटम सॉलिड हो, लिक्विड हो, वेपर्स हो, गैसेज हो, सॉलिड में जैसे वुड हो, फैब्रिक्स हो, सिंथेटिक मटेरियल हो, पैकिंग मटेरियल है, पेपर्स है, दे आर ऑल फ्यूल, ऑल सब्जेक्ट मैटर ऑफ फायर, ऑल ससेप्टेबल टू फायर। लिक्विड फ्यूल भी हो सकते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड्स, नाइट्रोफिनाइल, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट, ये सब केमिकल है और सब में आग लग सकती है। इनके अलावा कुछ ऐसे सोर्स भी हो सकते हैं जिनमें कि आग की फ्लेम ना लगे, स्पार्क हो जाए, स्पॉन्टेनियस इग्निशन हो जाए, सेल्फ कंबस्टेबल क्या हो जाए, तो भी आग की डेफिनेशन में आएगी। अब जब फायर पॉलिसी दी जाती है किसी भी रिस्क के, तो ये सारी चीज़ें पहले देखी जाती हैं, क्योंकि रिस्क आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस क्लासेस अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स अफेक्टिंग फायर रिस्क। तो बहुत सारे क्लासेस हैं। जैसे आप किसी ऑफिस को देख, आईटी का कोई ऑफिस, तो उनके ऑफिस का स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्यूपेंसी क्या है, नेचर ऑफ फ्लोरिंग क्या है, हाइट क्या है, फ्लोर एंड वॉल ओपनिंग क्या है, एक्सपोजर क्या है, लाइटिंग, हीटिंग, पावर क्या है, उसमें जो फिटेड है, प्लेस और सिचुएशन क्या है, प्रोटेक्शन क्या है, टाइम ऑफ लॉस क्या है। टाइम ऑफ लॉस मतलब अगर लॉस हुआ तो ये सारी चीज़ें जब फर्स्ट इंस्टांस में देख ली जाती है या देखी नहीं जाती है, इनकी डिटेल मिल जाती है, तो उसी बेसिस पर ये कवर एक्सेप्ट होता है, उसी बेसिस पर इसकी प्रीमियम रेटिंग होती है, उसी के बेसिस पर अंडरराइटर इसमें टर्म्स और कंडीशंस लगाता है, और उसी के बेसिस पर एक्सेप्टेंस और डिक्लाइन का डिसीजन लिया जाता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपके हमारे नहीं, लेकिन अंडरराइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जब तक उसको डिटेल नहीं मिल जाएगी वो प्रपोजल कैसे नहीं करेगा। अब ये जो नई पॉलिसियाँ आई हैं इनमें आईआरडी ने कोशिश की है कि लैंग्वेज को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दी जाए, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहे लैंग्वेज, कंप्लीट कवरेज हो, मिससेलिंग बंद हो जाए, एड ऑन कवरेज बढ़ा दी जाए, कवरेज की क्लैरिटी रहे, और समिशन निकालने का एक स्टैंडर्ड मेथड डिसाइड कर दिया। पॉलिसी क्योंकि 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो चुकी हैं, नई रिस्क हो या रिन्यूअल हो या कोई मार्केट का रोलेबल कोर्स केस हो, पॉलिसी सबको यही देनी है, लेकिन ये कब तक देनी उसकी लिमिट फिक्स कर देगी। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी पैकेज पॉलिसी दे रही है और उसमें फायर सेक्शन दे रही है जो कि मैंडेटरी होता है नॉर्मली पैकेज पॉलिसी, तो वहाँ भी ये देखा जाएगा कि फायर की पॉलिसी कौन सी एप्लीकेबल। फॉर एग्जाम्पल इन दो में से एक है स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल केयर पॉलिसी, क्योंकि ये पॉलिसी के सम इंश्योर्ड से डिसाइड, सभी कंपनियां पैकेज पॉलिसी देती हैं, हम भी पैकेज पॉलिसी देते हैं, हमारे पास बहुत सारी मैनेज प्रोटेक्टर्स, शॉपकीपर, ऑफिस केयर, इंश्योरेंस, होटल एंड रेस्टोरेंट, एजुकेशन, बहुत सारी पैकेज पॉलिसी बनाने का पर्पज ये है कि अलग अलग वर्टिकल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। वर्टिकल की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है,
एक कॉलेज, यूनिवर्सिटीज या कोचिंग सेंटर्स की डिमांड अलग होती है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फूड कोर्ट्स की डिमांड अलग होती है कि उनको कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए। शॉपकीपर्स की डिमांड अलग होती है, ऑफिसेज की डिमांड अलग होती है। ये अलग होने का रीज़न ये है कि जैसी रिस्क बस रिस्क कवरेज। अब पैकेज पॉलिसी में एक पॉलिसी में 10, 12, 14, 15 को मिला करके एक पॉलिसी बनाई जाती है। उससे भी अगर कस्टमर का पर्पस सॉल्व नहीं होता तो पैकेज देने का पर्पस ही नहीं। और उसमें भी फायर सेक्शन मैंडेटरी है और मिनिमम 2 सेक्शन या 3 सेक्शन जो भी रखे गए मुझे। अब पॉइंट ये है कि पहला सेक्शन फायर मैंडेटरी है तो उसमें किस तरीके से पॉलिसी अप्लाई हो। अगर कस्टमर ने पहला सेक्शन फायर इंश्योरेंस का सम इंश्योर्ड 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ तक लिया है तो सूक्ष्म 5 करोड़ से ऊपर होते ही 15, 25, 35, 45, 55 तो 55 नहीं आएगा, 50 करोड़ तक मिलेगा। अगर 55 करोड़ पहुंच गया सम इंश्योर्ड तो पर स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी आती है और ये सम इंश्योर्ड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ रिस्क एट वन लोकेशन। तो रिस्क किसी भी तरीके की हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, नॉन इंडस्ट्रियल रिस्क हो, यूटिलिटीज हों, टैंक्स हों, वेयर हाउसेज हों, गोडाउन्स हों, सभी के लिए फायर पॉलिसी ही देनी है क्योंकि ये सब उसकी ऑक्यूपेंसी कहलाती है। ऑक्यूपेंसी में ये देखा जाता है कि किस तरीके का नेचर ऑफ रिस्क है। होटल है, ऑफिस है, शॉप है, हॉस्पिटल है, तो ये सभी नॉन इंडस्ट्रियल में आ जाएंगे। कोई प्रोडक्शन यूनिट है, क्लॉथ की, फुटवेयर की, मेटल की, वुडन की, तो मैन्युफैक्चरिंग आइटम है। स्टोरेज कैसा भी ओपन या क्लोज वो भी इंश्योरेबल हो जाएगा, यूटिलिटी टैंक भी इंश्योरेबल हो जाएंगे। अब कुछ इम्प्रूवमेंट जो किए गए वो इनमें से ये थे कि 12 से बढ़ा के 14 पैरल किए गए थे। किसी भी पैरल को डिलीट करना बंद कर दिया था। SPSU का सम इंश्योरेंस 5 करोड़ तक रखा गया, SPLU का 50 करोड़ तक रखा गया। कंपल्सरी एक्सेस भी फिक्स कर दिया गया 5,000 रुपये SPSU पर, 5% ऑफ ईच क्लेम जो कि मिनिमम 10,000 है SPLU पर। टेररिज्म के केस में डिफरेंट होगा क्योंकि टेररिज्म रिस्क टेररिज्म कवर करता है। मिनिमम प्रीमियम दोनों पॉलिसियों का 500 प्लस GST और 1,000 प्लस GST। कुछ डेफिनेशन चेंज की गई। फायर की डेफिनेशन थोड़ी बढ़ा दी गई, उसका स्कोप बढ़ा दिया गया जिसमें कि फर्मेंटेशन, नेचुरल हीटिंग और स्पॉन्टेनियस कंबशन को भी शामिल कर लिया गया जो कि स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी में आज भी एड ऑन कवर है और एक्स्ट्रा प्रीमियम लेके कवर किए जाते हैं। बुश फायर की डेफिनेशन भी बढ़ा दी गई क्योंकि उसमें फॉरेस्ट फायर और जंगल फायर को इंक्लूड कर दिया गया जो कि स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी में आज भी एड ऑन है और उनको एक्स्ट्रा प्रीमियम लेके कवर किया जाता है। अर्थक्वेक, टेररिज्म स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी में शामिल नहीं है, इसमें कर दिए गए। इम्पैक्ट डैमेज की डेफिनेशन भी चेंज की गई क्योंकि एयरक्राफ्ट डैमेज नाम का जो अलग से सेपरेट पेरिल है उसको आप इसमें मर्ज कर दिए और एक और पेरिल थेफ्ट के नाम से जोड़ा गया जो कि हर पॉलिसी का पार्ट है लेकिन लिमिटेड सेंस में है क्योंकि एक्सक्लूसिव थेफ्ट कवर्ड नहीं है, बट इफ इट इज फॉलोड बाय एनी अदर पेरिल तो ये कवर है और 7 दिन तक के फायर की रिस्क थेफ्ट की रिस्क कवर हो गई। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी को किसी को भी अब ये राइट नहीं है कि इनमें से एक भी पेरिल को डील करे।
तो पैरेलल पूरे पॉलिसी पीरियड तक 14 ही रहेंगे थ्रू आउट द पॉलिसी पीरियड फ्रॉम डे 1 टू दी एक्सपायरी डेट 14 पैरेलल विल कंटिन्यू एज इट इज. नो डिलीशन ऑफ STF, IR, SMD और एनी सेट ऑफ पैरेलल. कुछ और एड ऑन कवर इसमें जोड़ दिए गए, मर्ज कर दिए गए, उनकी लिमिट बढ़ा दी गई विदाउट एनी एक्सेप्टिंग. ये सारे बेनिफिट पॉलिसी होल्डर के लिए दिए जा रहे हैं. पॉलिसी को पॉपुलराइज किया जा रहा है, कवर को कंप्लीट किया जा रहा है और लैंग्वेज को सिंप्लीफाइड किया जा रहा है. आर्किटेक्ट और सर्वेयर को अगर 3% से बढ़ाकर 5% की क्लेम अमाउंट लिमिट देते हैं तो पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट में है, क्योंकि अगर 5% मांगता है आर्किटेक्ट तो पॉलिसी अगर 3% ही दे रही थी अब तक तो 2% उसको जेब से देना पड़ता है और 5% तो नॉर्मल फी होती है आर्किटेक्ट सर्वे कंसल्टिंग. रिमूवल ऑफ डेब्रिज को अब तक 1% ही देते थे, लेकिन 1% कम पड़ता था क्योंकि कितने पुरानी लिमिट चली आ रही. अब डबल कर दिया गया 2%, तो कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ. एडिशन, अल्ट्रेशन, एक्सटेंशन कवर किए गए. टेम्परेरी रिमूवल ऑफ स्टॉक कवर किया गया. कवर फॉर स्पेसिफिक कंटेंट कवर किया गया. स्टार्टअप एक्सपेंसेस कवर किए. प्री लोडेड सॉफ्टवेयर कवर किया. स्टॉक यार्डिंग ट्रस्ट किया. कॉस्ट कंपेयर्ड बाय म्यूनिसिपल रेगुलेशंस कवर किया और फ्लोटर रिस्क कवर. फ्लोटर रिस्क को कवर करना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप एक ही सम इंश्योर्ड में कई लोकेशंस को की रिस्क कवर करते हैं तो उसको फ्लोटर रिस्क बोलते हैं. लेकिन आप उसके लिए एक एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करते हैं, जबकि यहाँ ये छूट दी गई कि 5 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड है, यानी कि सूक्ष्म उद्यम पॉलिसी आप इशू कर रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है, कोई लोडिंग नहीं लेगी. ये इनबिल्ट कवर माने जाएगा. एक ही सम इंश्योर्ड में मल्टीपल लोकेशंस के गोडाउन्स को अगर आप कर रहे हैं तो आपको 5 करोड़ के सम इंश्योर्ड तक कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन 5 करोड़ से सम इंश्योर्ड ज़्यादा होता है तो फिर एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं होता. अगर स्टॉक वैल्यू बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट करती है बिकॉज ऑफ सीजनल आइटम्स तो डिक्लेरेशन पॉलिसी दी जाती है. उसके लिए डिक्लेरेशन पॉलिसी में यह है कि कस्टमर को महीने के महीने डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जिसमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि स्टॉक वैल्यू कितनी है. सम इंश्योर्ड निकालने का जो पैटर्न फाइनलाइज किया गया उसमें ये डिसाइड किया गया है कि सारे प्रॉपर्टी स्टेटमेंट वैल्यू पर ही इंश्योर्ड होगी और प्रॉपर्टी में बिल्डिंग भी शामिल है, प्लांट एंड मशीनरी भी शामिल है, फर्नीचर एंड पिक्चर्स और फिटिंग भी शामिल है. तो तीनों का इंश्योरेंस केवल ई स्टेटमेंट वैल्यू पर होगा, लेकिन स्टॉक के केस में थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि स्टॉक जो होता है या गुड्स होता है, कमोडिटीज होती है, वो नेचर डिफरेंट होता चला जाता है. जब फैक्ट्री में आया तो कच्चा माल था, मशीन में गया तो प्रोसेस हो गया, स्टॉक में प्रोसेस हो गया, मैन्युफैक्चर्ड होकर निकला तो फिनिश्ड स्टॉक हो गया. तो जैसे जैसे इसकी सिचुएशन चेंज होती जाती है वैसे वैसे इसका सम इंश्योर्ड बढ़ता चला जाता है. रॉ मटेरियल का कम होगा, लैंडेड कॉस्ट होगी, स्टॉक में प्रोसेस में थोड़ा और उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, फिनिश्ड स्टॉक पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जुड़ गई. तो इस तरीके से उसकी अलग अलग वैल्यू पे सम इंश्योर किया जाएगा उसका. लेकिन बिल्डिंग चाहे प्रॉपर्टी चाहे बिल्डिंग हो या प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर पिक्चर, इंश्योरेंस रीस्टेटमेंट वैल्यू पर. और अगर कमर्शियल यूनिट में कोई पीसेस स्टोन्स या कोई क्यूरियोज या कोई वर्क ऑफ आर्ट है तो उसका इंश्योरेंस एग्रीड वैल्यू बेसिस पर होगा. ये वर्क ऑफ आर्ट का एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल.
जैसे कोई पेंटिंग, ओ सॉरी, आप में से किसी ने बोला भी नहीं, मैंने प्रेजेंटेशन आपको शेयर नहीं किया है। आप प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं क्या? अरे आपने बोला भी नहीं, किसी ने भी। कर देता हूँ। चलिए प्रेजेंटेशन शेयर करें। ओके, प्रेजेंटेशन शेयर करें। तो वर्क ऑफ आर्ट का एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रहा था आपको कि जैसे कोई पेंटिंग है, पेंटिंग को आप फिजिकली देखेंगे तो आपको उसमें क्या दिखाई देगा कि थोड़ा सा कैनवास है, थोड़ा सा फ्रेम है, थोड़े से पेंट कलर्स यूज किए गए हैं, तो कुल मिला के क्या 2, 4, 5, 10 हज़ार की कॉस्ट होगी। लेकिन बाई चांस उसी पेंटिंग के किसी कॉर्नर पर साइन हुआ मकबूल फिदा हुसैन, तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उस पेंटिंग की कीमत कितनी होगी। वो 5 लाख की हो सकती है, वो 5 करोड़ की हो सकती है, क्योंकि जो उसमें आर्ट इन्वॉल्व है उस आर्ट की कॉस्ट है, बाकी तो रॉ मटेरियल है। तो ऐसी चीज़ों का इंश्योरेंस एग्रीड वैल्यू बेसिस पर होता है। एग्रीड वैल्यू के मायने हैं जो वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर के बीच में एग्री हो जाए। नॉर्मली एक इस बेसिस पर होती है, या तो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट हो, या इनवॉइस हो, या बिल हो, तो एग्रीड वैल्यू कह दिया। लेकिन बाकी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस तो रीस्टेटमेंट वैल्यू पर ही हो गया। अब ये रीस्टेटमेंट वैल्यू आपको समझना जरूरी है। जिस वैल्यू पर उस प्रॉपर्टी को या उस मशीनरी को रिप्लेस किया जा सके ऑन द डेट ऑफ लॉस, नॉट ऑन द डेट ऑफ इंश्योरेंस, ऑन द डेट ऑफ लॉस, क्योंकि ऐसी जरूरत तो डेट ऑफ लॉस भी पड़ेगी। अब वो पॉलिसी का सेकेंड डे भी हो सकता है, पॉलिसी का आखिरी दिन भी हो सकता है। उस डेट को उसकी वैल्यू कितनी है और उस वैल्यू का इंश्योरेंस कराया है या नहीं कराया है। अगर कराया है तो इंश्योरेंस कंपनी वो पूरी वैल्यू दे देगी। जिस वैल्यू पर रीस्टेट किया जा सके, रिप्लेस किया जा सके विदाउट एनी डेप्रिसिएशन, उसको रीस्टेटमेंट वैल्यू बोला जाता है। उसमें कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं करना, उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट तो पार्टी खुद ही बियर करेगी। अगर कोई बेटरमेंट किया जा रहा है या कोई और एक्सटेंशन किया जा रहा है तो वो पार्टी खुद बियर करेगी, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू की रिप्लेसमेंट और रीस्टेटमेंट कॉस्ट इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। और दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये माल पर या गुड्स पर या आइटम्स जो बेचे जा चुके हैं लेकिन डिलीवर नहीं किए, उस पर लागू होती है। क्योंकि सामान कुछ भी बेचा जा चुका है लेकिन डिलीवर नहीं हो पाया, इन द मीन टाइम उसमें लॉस हो गया है, तो इंश्योर जब इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मांगेगा जिस प्राइस पर उसने सेल किया है, और इंश्योरेंस कंपनी को वही देनी पड़ेगी, चाहे उसकी प्राइस उसके लिए कुछ भी पड़ी। यानी कि मेरी अगर कोई टेक्सटाइल मिल है, एक थान मेरा बन के 50,000 में तैयार होता है, मैंने एक करोड़ के थान बेचे हैं, पेमेंट भी ले लिया और कल डिलीवर भी हो जाएंगे क्योंकि वो लोड हो चुकी है। लेकिन उससे पहले ही उसमें कोई आग लग गई या बारिश से सारा खराब हो गया या कोई साइक्लोन आ गया, तो मेरी बनी उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 70,000 ही आई, लेकिन मैंने 1 करोड़ का बेचा है तो मैं तो इंश्योरेंस करते 1 करोड़ क्लेम करूँ, क्योंकि मुझे लॉस तो 1 करोड़ का हुआ है। मैंने माल तो 1 करोड़ का बेच दिया था ऑलरेडी, डिलीवरी तो दी। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज इन रेस्पेक्ट ऑफ goods only, sold but not delivered, or with the insured are responsible.
The sale contract is cancelled by reason of any damage insured under this policy, either wholly or to the extent of damage. पार्सल लॉस हुआ तो पार्सल की कीमत दे दीजिए, टोटल लॉस हुआ तो टोटल की कीमत दे दीजिए। फिर आते हैं इनोवेटिव कवर्स। इसमें 4 नए कवर इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ ही जोड़ दिए गए और ये एक्स्ट्रा कवर है। एक्स्ट्रा इन द सेंस जो कि नॉर्मली फायर पॉलिसी में कवर नहीं होती, इसलिए इनको नाम दिया गया इनोवेटिव कवरेज। और ये चारों की चारों एक अलग तरीके की रिस्क कवर करते हैं। हर इनोवेटिव कवर में एक एक्स्ट्रा रिस्क है, जैसे कि पहले में मनी के रिस्क 50,000 थे, दूसरे में डॉक्यूमेंट के रिस्क 50,000 थे, तीसरे में कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन और डेटा की रिस्क 5 लाख तक, और चौथे में पर्सनल इफेक्ट्स की रिस्क 3 लाख तक, जो कि विजिटर्स का या एम्प्लॉय का या डायरेक्टर्स का हो सकता है। मैक्सिमम 20% के, पर पर्सन 15,000 ये पर्सनल बिलोंगिंग्स होती है। और इन दोनों पॉलिसियों में IRDA ने एक और अच्छा प्रोविजन किया है, वो है वेवर ऑफ अंडर इंश्योरेंस अप टू 15%। ये पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट में बहुत ज़बरदस्त काम करता है, क्योंकि पॉलिसी होल्डर को नहीं मालूम कितने वैल्यू का इंश्योरेंस कराना चाहिए। उसका इंश्योरेंस कम किया गया है, ज़्यादा किया गया है। हालांकि उसके पास ये ऑप्शन है कि अगर कम किया गया है और उसे पता लग जाता है तो पॉलिसी पीरियड में भी एक्सटेंड करा सकता है, लेकिन वो जानता ही नहीं सम इंश्योर्ड एडिकेट है या नहीं, अंडर इंश्योर्ड है या ओवर इंश्योर्ड है, उसे कुछ नहीं पता। पॉलिसी आपने दिया, आपने जैसे समझा वैसे कर दिया, आपने जितना प्रीमियम मांगा उसको दे दिया, आपने जो पॉलिसी दी उसने ले ली। यही होता है इंश्योरेंस में। बाकी सारी पोल पट्टी तब खुलती है जब कोई क्लेम आ जाता है, लॉस आ जाता है। आपको इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग तरीके के क्लॉज लगाती है कि इसके लिए कितने नहीं मिलेगा और इस प्रोविजन के तहत ये नहीं मिलेगा, तब इंश्योर को लगता है कि ये तो सब चोर बाजारी है, या उसका क्लेम कटता है किसी रीज़न से, तो उसको समझ में आता है कि ये पूरा पैसा नहीं देना चाहते। लेकिन वो जो गलती हुई है उसमें इंश्योरेंस कंपनी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्सन तो रेस्पॉन्सिबल है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या सेल्स टीम हो या डायरेक्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हो, क्योंकि अब जब ये फॉर्मूला डिसाइड हो चुका है कि प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस रीस्टेटमेंट वैल्यू पर होना चाहिए, तो सारे इंश्योरेंस प्रॉपर्टी का रीस्टेटमेंट वैल्यू पे कीजिए। अगर नहीं करते तो आप गलत हो जाते हैं, क्योंकि इसका अल्टीमेट लॉस इंश्योर्ड को भुगतना पड़ता है जब उसका क्लेम होता है, क्योंकि सर्वेयर उसी प्रोपोर्शन में उतना ही अंडर इंश्योरेंस के नाम पर पैसा काट देते तुरंत, ये उसकी ड्यूटी। वैसे तो पॉलिसी कंडीशंस फॉलो करनी है। अब पॉलिसी के डिज़ाइनर्स ने, मेकर्स ने ये सोचा कि प्राइस एग्जैक्ट तो कौन ले पाएगा, 5%, 10%, 15% तक का डिफरेंस रहेगा मार्केट में। एग्जैक्ट वैल्यू तो किसको पता होगी, और अगर पता हो भी गई, मतलब आज ले भी लिया है, तो पॉलिसी पीरियड में भी बढ़ सकती है। 5-10-15% का डिफरेंस तो आ ही सकता है, 6 महीने में बढ़ जाए, 9 महीने में बढ़ जाए, और कोई अचानक ऐसी चीज़ हो जाए कि उसकी वजह से वैल्यू में एकदम मार्केट प्राइस शूट अप हो जाए, ऐसा हो जाता है। अब हमारा ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस, पहले इस एरिया में यही कॉर्पोरेट ऑफिस था, अब बराबर में एक्सेंचर की बिल्डिंग खड़ी हो गई और हमसे भी ब्यूटीफुल खड़ी हो गई, तो जाहिर है कि उनकी इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ी, हमारे की भी बढ़ गई। अब प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस अगर हमने कराया है, उस वक्त की वैल्यू कुछ और थी, आज की वैल्यू कुछ और है, तो ऐसे सडन चेंजेस भी हो जाते हैं, जिनकी वजह से प्राइसेस शूट कर जाते हैं। अब आपके घर के बराबर में कोई प्लॉट खाली पड़ा हो, बरसों से वहाँ कचरा डाला जा रहा हो, गंदगी डाली जा रही है, और अचानक कोई खरीद ले उसको, एंटरप्रेन्योर वहाँ पर 5-6 करोड़ 5-6 फ्लोर का मॉल बना दे शानदार, तो आपके एरिया की कीमत कितनी हो गई आपको अंदाजा है।
तो ऐसे डेवलपमेंट्स तो होंगे, सब जगह होंगे और उनकी वजह से प्राइस का फ्लक्चुएशन आएगा, लेकिन वो 5, 10, 15% है तो उसको वेट करते जाएगा। 15% से ज़्यादा है तो इंश्योर को सफ़र करना पड़ेगा। ये बड़ा मेजर चेंज है। और एक स्टेज ऐसी भी आ जाएगी